हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल। नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट की तैयारी में क्या लगता है सर? नीट की तैयारी के लिए लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने पड़ते हैं एंड मेक इट श्योर कि हर तरीके का वेरिएशन कवर हो जाए। और ऐसा कोई सोर्स हमें मिल नहीं रहा है जहां पर सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, हर तरीके का वेरिएशन कवर हो जाए। वेट, आपका इंतजार खत्म हो गया है। एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आया है इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस्ड प्लेटफॉर्म एआई की एक्स्ट्रा पावर के साथ, जो आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। और हमारे साथ जुड़कर आप क्या कर सकते हैं? नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज हम लोग उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी फेज में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही ज्यादा फाउंडेशन वाला चैप्टर है। हर एक चैप्टर में एंटायर फिजिक्स, आप 11th की बात कर लो, 12th की बात कर लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बिना सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसलिए ये मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये चैप्टर फाउंडेशन ऑफ द एंटायर फिजिक्स है। एक बार इसकी ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस बने और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्लब करके एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द पुली प्रॉब्लम्स। यस, पुली प्रॉब्लम से नो डाउट इस बार कुछ लास्ट ईयर से प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, बट ये भी एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्यूडो फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स से भी लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट यस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको भी समझेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी के पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं हर जगह यूज होता रहता है। सो दिस विल बी द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्पेसिफिकली। तो अब बात आती है सर कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक फॉलो करें। आप कोई भी बुक फॉलो करेंगे एटलीस्ट यू विल फाइंड आउट एटलीस्ट 150 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बट एक डाउट रहता है मन में, क्या ये 150 क्वेश्चंस लगाने के बाद हमारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हम लोगों ने? क्या हमारा सारा का सारा सिलेबस कवर हो गया? नहीं, इस पर हम लोग 100% श्योर नहीं हो सकते। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस आल्सो, जिसमें देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। तो व्हाट एक्स्ट्रा मार्क्स डू फॉर यू? आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स ने क्या किया है? एक्स्ट्रा मार्क्स ने आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज बनाई है, दैट इज नोन एज ओपन टेस्ट। ओपन टेस्ट का मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आप बोल सकते हैं वेरिएशन हम क्वेश्चंस में ला सकते हैं, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमने ओपन टेस्ट में डाल रखे हैं। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ओनली 30 एंड 40 क्वेश्चंस। वी विल मेक श्योर कि आपके हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो ओपन टेस्ट आपको देना कैसे है? सर ये है क्या ओपन टेस्ट? कहां से मैं अप्लाई करूंगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे करना है ये, ठीक है, मुझे अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। तो ओपन टेस्ट का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक को क्लिक कीजिए और एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल पर जाइए और ओपन टेस्ट दीजिए। सर क्या कोई फीस भी है? नहीं, जीरो फीस। आप फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरी स्टूडेंट। तो जल्दी से जाइए, ओपन टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड कीजिए, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर जाइए और टेस्ट को दीजिए और मेक इट श्योर कीजिए कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एकदम सॉलिड हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मूविंग अहेड। तो कुछ ओपन टेस्ट के कुछ ही क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस टेस्ट में जो भी डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है, उनके कुछ वेरिएशन हम लोग इस क्लास में देखेंगे और बचे हुए वेरिएशन आप पोर्टल पर जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स मूविंग अहेड। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? कुछ इस तरीके से सिस्टम है। क्या बोल रहा है सर? 1 kg मास है, हैंग कर रहा है, इक्विलिब्रियम पर दे रखा है। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टेंशन इन स्ट्रिंग OA एंड स्ट्रिंग OB। कैसे स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को? सर ये तो सीधा सीधा एप्लीकेशन है किसका? साइने लॉ का। ठीक है, साइने लॉ का या फिर स्नेल्स लॉ का सीधा सीधा एप्लीकेशन है। अगर आप याद करें साइने लॉ या स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? सर वो बोलता है कि अगर मान लीजिए 3 फोर्सेस को प्लेनर हैं, 3 वेक्टर को प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और तीनों का अगर मैं वेक्टर एडिशन लूं, लेट अस अज्यूम ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन पार्ट? द वेक्टर समेशन ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है, क्या क्या कंडीशन है साइन लॉ लगाने की? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 0 होना चाहिए, साथ साथ ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए।
तभी हम लोग लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ, साइन ए लॉ। तो साइन ए लॉ क्या बोलता है, लेट अस अज्यूम अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है तो अकॉर्डिंग टू साइन लॉ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट वाला एंगल p डिवाइडेड बाय साइन गामा, सिमिलरली c डिवाइडेड बाय साइन बीटा। तो जस्ट अपोजिट वाले एंगल मुझे देखने हैं, a का अपोजिट एंगल अल्फा हो गया, b का अपोजिट एंगल गामा हो गया, c का अपोजिट एंगल बीटा हो गया। इस तरीके से हम लोग साइन लॉ लिख सकते हैं। तो यहां पर सिंस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर जीरो और एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, देन वी कैन अप्लाई द साइन लॉ। अब साइन लॉ कैसे अप्लाई करना है सर, 1 kg इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं वो पॉइंट का, तो सर यहां पर लग रहा होगा 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस सर। यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, डेट इज कंसीडर्ड इट इज T1 फोर्स एंड कंसीडर्ड दिस इज T2 फोर्स। तो T1 T2 करके हम लोगों ने दो फोर्स लगा लिए। T2 क्या है, द टेंशन इन OA स्ट्रिंग, T1 क्या है, द टेंशन इन OB स्ट्रिंग। तो अगर मैं ये एंगल पूछूं, दिस इज 120 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यस सर। ये एंगल कितना है सर, दिस इज 150 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। साइन ए लॉ लगा देते हैं, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई साइन 90, साइन 90 विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई साइन 120 विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई साइन 150। बस अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को पहले क्लब करता हूं और ट्राई टू फिगर आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1, तो T1 की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, T1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई साइन 90 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कितना हो गया, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है सर, cos 30 मींस √3/2। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ T1। T1 का मतलब क्या हो गया, टेंशन इन स्ट्रिंग OB। तो स्ट्रिंग OB में टेंशन कितना आ गया सर, 5√3 विल बी अवर आंसर। इसी तरीके से अगर मैं इसको और इसको क्लब करता हूं, देन व्हाट विल बी अवर इक्वेशन, T2 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय साइन 90 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 150। साइन 150 कितना होता है, cos 60 के बराबर। cos 60 कितना होता है, 1/2 के बराबर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2, इट विल बी कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। मतलब टेंशन OA में कितना आएगा, टेंशन OA का मतलब T2 का मतलब 5 न्यूटन। तो 5,5√3 विल बी अवर आंसर, दिस विल बी द C पार्ट विल बी अवर आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला प्रॉब्लम है। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिलेशन इन थीटा। अगर ये एंटायर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर ये एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, व्हाट विल बी द रिलेशन इन थीटा एंड मासेस के बीच में बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, यू विल फिगर इट आउट। नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, यस सर, और यहां पर लग रहा होगा T1 और T2। लेट अस अज्यूम दीज आर द टू डिफरेंट स्ट्रिंग, T1 T2 विल बी द टेंशंस। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सिंस सिमेट्री है, सिंस यहां पर जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, मतलब अगर मैं इक्वेशन को कंपोनेंट करूंगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा T1 cos 45 विल बी इक्वल टू व्हाट, T2 cos 45, T2 cos 45, मतलब T1 और T2 बराबर आ जाएंगे। अगर T1 T2 बराबर आ गए, सो व्हाट वी कैन राइट इट डाउन। अगेन मैं रीराइट करता हूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। सर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg और इधर लग रहे होंगे tt के टेंशन, दोनों सेम टेंशन लग रहे होंगे। कैसे टेंशन सेम लग रहे होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस्ड है। तो अब यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ गई। सो हाउ वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ t। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 2t sin 45 विल बी इक्वल टू व्हाट, mg। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा t की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी mg डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 45 दैट विल बी √2। तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, mg बाई √2। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम लोगों ने टेंशन निकाल लिया स्ट्रिंग में, कितना होगा बच्चों, इस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया, लेकिन हमसे एग्जामिनर ये थीटा का रिलेशन पूछ रहा है। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अगर मैं इस वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो दिस विल बी अवर बॉडी। यहां पर एक लग रहा होगा टेंशन, whose value I don't know, let us assume it is T1, ठीक है। और यहां पर 45 डिग्री पर बीचों बीच एक और टेंशन लग रहा होगा, सॉरी 45 डिग्री पर बीचों बीच एक और टेंशन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, T। mg भी लग रहा होगा डाउनवर्ड, एंड द वैल्यू ऑफ mg इट इज द कैपिटल M। यही तीन फोर्सेस लग रहे थे, ये तीनों फोर्सेस हम लोगों ने यहां पर दिखा दिए। अब देखते हैं, लेट अस कंसीडर दिस एंगल विल बी थीटा, यस सर। तो कंपोनेंट ले लेते हैं T1 फोर्स के।
अगर मैं T1 फोर्स के कंपोनेंट लूंगा, व्हाट आर द कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में आ जाएगा T1 cos 45, ठीक है सर, cos थीटा सॉरी, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा T1 sin थीटा, T1 sin थीटा। इसी तरीके से अगर मैं T के कंपोनेंट यहां लेता हूं तो इधर आ जाएगा T cos 45, बिकॉज द एंगल इज 45 डिग्री, एज्यूम करिए ये हमारा एंगल 45 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। सिमिलरली नीचे की तरफ आ जाएगा T sin 45। अब सिंस ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा। सो हाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन, आई विल राइट डाउन द इक्वेशन लाइक दिस, T1 into sin theta, T1 into sin theta will be equal to T1 into sin theta मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स mg plus T into sin 45। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, T into sin 45 मतलब T1 into sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कैपिटल mg प्लस T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है mg by root 2। So if I substitute it mg by root 2 and if I multiply the value of the sin 45 which is 1 upon root 2, it will be comes out to be mg by 2। इक्वेशन नंबर 1, कितनी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब आइडेंटिफाई करना है मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा बच्चों, T1 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए फोर्सेस क्या है, एक ये है T1 cos थीटा और विच इज इक्वल टू T cos 45, विच इज इक्वल टू T इंटू cos 45। अब T की वैल्यू कितनी है सर, mg by root 2, मतलब T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T विच इज mg by root 2। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बच्चों यहां पर, इट विल बी कम्स आउट टू बी mg by root 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन रूट 2, इट विल बी कम्स आउट टू बी mg by 2। तो T1 इंटू कॉस थीटा 1 की वैल्यू, T1 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, दिस विल बी अवर वैल्यू, कंसीडर दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करें सर, इन दोनों इक्वेशन, मुझे तो सर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। वंस वी विल डिवाइड दीज टू इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट, tan थीटा, T1 एक दूसरे को मार देंगे, tan थीटा विल बी कम्स आउट टू बी 2 कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg डिवाइडेड बाई स्मॉल mg। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेंगे, मैंने 2 का एलसीएम लेके कैंसिल अप कर दिया है। सो tan थीटा विल बी कम्स आउट टू बी, g ने g को g से मार दिया, इट विल बी कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2m बाई स्मॉल m एंड दैट विल बी अवर आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी कम्स आउट टू बी 1 प्लस 2 कैपिटल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m, आंसर कम्स आउट टू बी द ए पार्ट विल बी अवर राइट आंसर। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन द एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। सो लेट्स कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर से हम लोगों ने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस बैक विद द हाइट ऑफ 10 मीटर ओनली, सिर्फ 10 मीटर तक ऊपर तक गया है। ठीक है, द इंपल्स इंपार्टेड ड्यूरिंग द कॉलिजन, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंपल्स। तो इंपल्स का मतलब क्या होता है सर, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इफ यू रिकॉल इट, इफ आई फाइंड आउट द इक्वेशन सर, नेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दैट विल बी इक्वल टू dp by dt, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इंपल्स के लिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं F इंटू डी टी, द लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और यही क्या है, इंपल्स है। मतलब इंपल्स कुछ नई चीज नहीं है, इंपल्स सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग इंपल्स, नो डाउट इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम, बट यहां पर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, मान लो मैं बॉल को यहां से ड्रॉप करता हूं, u इक्वल टू 0 है, बॉल आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी, यहां पर हिट करने वाली होगी। सो बिफोर हिटिंग व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वी नीड टू फिगर इट आउट। और जब आफ्टर हिटिंग क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, मैंने मान लिया v1 है, मुझे नहीं पता, यहां पर मान लेते v2 है आफ्टर कॉलिजन, यहां पर मान लेते v1 है जस्ट बिफोर कॉलिजन, बट मुझे ये पता है ये मैक्सिमम हाइट तक जाकर 10 मीटर के बाद रुक जाएगी, 10 मीटर के बाद ये रुक जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और ये आ रही है 40 मीटर से, ये आ रही है अपनी 40 मीटर से। कुछ ऐसा डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है, गॉट इट और नॉट। ठीक है, अब मुझे v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरी जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, वी हैव अज्यूम्ड अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। क्यों सर, पॉजिटिव निगेटिव का क्या रोल आ गया सर, मोमेंटम इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वी नीड टू अज्यूम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट टू दैट विल बी
नेगेटिव डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है। सो इफ आई विल आस्क यू कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v1, यस वी कैन कैलकुलेट, दैट विल बी कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2gh। हम लोग सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, अंडर रूट 2gh, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v1, इट विल बी कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2gh1। So what will be the value of v1? v1 comes out to be under root 2 multiply by 9.8 multiply by h1 and the value of h1 is 40। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से क्या मैं v2 निकाल सकता हूं? हाँ, that will be comes out to be under root 2gh2। h2 मतलब कितनी हाइट इसने वापस ली होगी, that will be comes out to be 2 multiply by 9.8 multiply by 10। So this will be the value of v1 and v2 in this particular equation। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा वी। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विच इज नथिंग सिंपली इंपल्स इम्पार्टेड, दैट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, मास को मैं कॉमन ले लूंगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, सर ऊपर की तरफ है एंड दिस विल बी द वैल्यू। मास कितना है, मास है 0.5, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट 0.5 which is equal to माइनस का अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस, अब इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है बच्चों, यहीं पर गलती होती है, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव है। सो व्हाट आई विल यूज, माइनस ऑफ माइनस 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 गॉट प्लस अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 40। जस्ट सॉल्व इट, इस पूरे एंटायर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वॉट एवर बी द वैल्यू दैट विल बी अवर आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 21 न्यूटन इंटू सेकेंड। 21 न्यूटन सेकेंड विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड, सो लेट्स कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग इन द साउथवर्ड डायरेक्शन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आया था और हमारे AIITS में ऐसे क्वेश्चन पहले से ही थे, जो नीट में इस साल क्वेश्चन आया है, इस तरीके के पैटर्न पर क्वेश्चन आया है, इससे पहले ही हमारे AIITS में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो लेट्स फिगर इट आउट, क्या बोल रहा है, द फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग इन द साउथवर्ड डायरेक्शन। एक फुटबॉल प्लेयर साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड द अपोनेंट। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चला गया विद द सेम स्पीड टू अवॉइड द अपोनेंट। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टेड ऑन द प्लेयर ड्यूरिंग द टर्निंग। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या करना है सर, चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। According to Newton's second law, whatever be the direction of change in momentum is equal to the change in whatever be the direction of change in momentum is equal to the direction of force। तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा सर, फाइनल मोमेंटम होगा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को अज्यूम कर लेता हूं, सर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, अज्यूम लाइक दिस। तो फाइनल मोमेंटम, अगर कोई मुझसे पूछेगा फाइनल मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं बोलूंगा ईस्टवर्ड होगी। कोई मुझसे पूछेगा इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं बोलूंगा साउथवर्ड होगी। सो दिस विल बी द इनिशियल मोमेंटम डायरेक्शन। यस और नो? यस सर। अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन जाननी है, सर फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर मुझे जाननी है तो मुझे डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम जाननी पड़ेगी। चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल करना पड़ेगा। तो P फाइनल किस डायरेक्शन में है सर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ P फाइनल माइनस P इनिशियल किस डायरेक्शन में, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ P इनिशियल। इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या हो गया, P फाइनल माइनस ऊपर की तरफ चला जाएगा सर, दिस इज P इनिशियल एंड दिस इज, मैंने वेक्टर को माइनस को अंदर ले लिया तो ऊपर की तरफ चला गया। सो दिस विल बी अवर डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P वेक्टर एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बताइए ये वाली डायरेक्शन कहां जाती हुई दिख रही है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। सर कंफ्यूजन होता है इसको निकालने में, कुछ मत करो, आप जहां पर ऑरिजिन है ना उसको पॉइंट मार्क कर लो और ऐसे डायरेक्शन बना लो। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अरे सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए। ए ब्लॉक पर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स निकाल रहे हैं और एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपस में फोर्स कितना लग रहा होगा, ए ब्लॉक बी ब्लॉक को कितना धक्का लगा रहा होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, कैसे अप्रोच करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और मल्टीपल वेरिएशन आते हैं।
तो एक्स्ट्रा मार्क्स ने क्या क्रिएट कर रखा है, एक्स्ट्रा मार्क्स हैव क्रिएटेड वन वेरी स्पेशल फीचर ऑन आवर पोर्टल दैट इज नोन एज द पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन का मतलब क्या है सर, डेटा चेंज होगा, स्टेम सेम रहेगा। इसी क्वेश्चन में कभी यहां पर 4 kg हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फोर्स चेंज होगी, मतलब हर बार एक ही पैटर्न पर हर बार नए 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 क्वेश्चन क्रिएट होंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक फीचर ऑन अवर पोर्टल, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर फीचर टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेट्स अज्यूम हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। सबसे पहले आप अज्यूम कर लो ये दोनों बॉडीज क्या है, एक कंबाइंड सिस्टम है। इफ दीज टू बॉडीज आर इन द कंबाइंड सिस्टम, व्हाट इज द टोटल मास हियर, कितना हो जाएगा टोटल मास, 2 + 3 5 kg। फोर्स कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, एक्सीलरेशन आ जाएगा 10 / 5, दैट विल बी 2 m/s²। ये आ गई हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू। एक्सीलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द फोर्स। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं अगर 3 kg ब्लॉक का। सो दिस विल बी अवर 3 kg ब्लॉक। mg लग रहा होगा डाउनवर्ड जिसकी वैल्यू होगी 30 न्यूटन। इट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ए ब्लॉक बी ब्लॉक को धक्का लगा रहा होगा आगे की तरफ, मुझे नहीं पता वो फोर्स क्या है, मैंने मान लिया आर है। ठीक है, और इस ब्लॉक में एक्सीलरेशन आ रहा होगा कितना, डेट इज नोन एज 2 m/s² का एक्सीलरेशन आएगा। डन। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा, r इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम r इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 6 न्यूटन। सो आवर राइट आंसर विल बी द 6 न्यूटन इन दिस पर्टिकुलर केस। आंसर क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं नीट में। ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंसीडर एक नए सेगमेंट की प्रॉब्लम को देखते हैं, एक नए सेगमेंट की प्रॉब्लम को देखते हैं, दैट इज नोन एज द पुली प्रॉब्लम्स। पुली प्रॉब्लम्स कंसीडर कीजिए, ये हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, m मास एंड 2m मास है एंड f यहां पर m मास और 2 mg का फोर्स लग रहा है। कंसीडर क्या करना है हमें, एक पुली दे रखी है जिसके एक तरफ m मास है और दूसरी तरफ 2m मास है। उसी दूसरे केस में अलग पुली में एक तरफ m मास है बट दूसरी तरफ 2 mg का फोर्स है, ये मास नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इस केस में एक्सीलरेशन बताओ, उस केस में एक्सीलरेशन बताओ। लेट अस अज्यूम इन दिस पर्टिकुलर केस एक्सीलरेशन इज fa एंड इन दिस पर्टिकुलर केस एक्सीलरेशन इज fb। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन fa एंड fb। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को कैसे करना है इसको देखते हैं। देखिए, अगर मैं पुली प्रॉब्लम है, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज नेट अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिस विल बी द फॉर्मूला। हमें अनबैलेंस फोर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब अनबैलेंस फोर्स इस केस में कितना होगा सर, 2 mg इसको यहां पर खींच रहा होगा, हाँ mg इस पर फोर्स यहां पर लग रहा होगा डाउनवर्ड, यस सर। तो ये 2 mg नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है जिसको ये mg रोक रहा है। तो इस केस में अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट विल बी द अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, देन आंसर कम्स आउट टू बी 2 mg माइनस mg विल बी इक्वल टू mg। ठीक है सर। अगर इस केस में कोई मुझसे पूछे टोटल मास है कितना, सो व्हाट विल बी द टोटल मास, इट इज 2m + m, दैट इज 3m इज द टोटल मास। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा इस केस में, दैट इज इक्वल टू fa विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 3m एंड आंसर कम्स आउट टू बी g/3 विल बी द वैल्यू। कंसीडर दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें इस केस में देखना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में अनबैलेंस फोर्स कितना होगा सर, mg लग रहा होगा इधर, हाँ लग रहा होगा, और 2 mg लग रहा है इधर। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, देन अगेन आंसर कम्स आउट टू बी mg ओनली। अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा, mg का mg ही रहेगा। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। टोटल मास कितना है, यहीं पर लॉजिक है। टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है सर, इट इज नॉट 3m, इट इज ओनली m। अरे सर ये तो फोर्स है बच्चों, दिस इज ओनली फोर्स, दिस इज नॉट द मास। मास तो सिर्फ ये है, मास तो सिर्फ ये है। सो व्हाट इज द टोटल मास इन दिस पर्टिकुलर केस, टोटल मास इज ओनली m। सो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इट विल बी कम्स आउट टू बी g। तो fb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fb की वैल्यू आ जाएगी g, और fa की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे fa और fb में क्या रिलेशन है, fa इज इक्वल टू fb डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट विल बी अवर आंसर। fa इज इक्वल टू fb डिवाइडेड बाई 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, fa इज इक्वल टू fb डिवाइडेड बाई 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। मूविंग अहेड, कंसीडर कीजिए ये हमारे पास प्रॉब्लम है। 4 kg एक तरफ मास दे रखा है और 3 kg दूसरी तरफ मास दे रखा है, और हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन
एंड द टेंशन T1 एंड T2, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू इवैल्यूएट। कैसे करेंगे क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इजी, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे करेंगे सर। अगर आप देखेंगे यहां पर नेट अनबैलेंस फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, आप हमेशा अज्यूम करो आप यहां पर पुली के सेंटर पर खड़े हैं, पुली के सेंटर पर खड़े हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना फोर्स है सर, लेफ्ट हैंड साइड 4 kg मास है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 40 न्यूटन का। और राइट हैंड साइड कितना फोर्स लग रहा होगा सर, राइट हैंड साइड टोटल मास है 6 kg, मतलब राइट हैंड साइड जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 60 न्यूटन का। फील करो, लेफ्ट हैंड साइड कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, राइट हैंड साइड कितना फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। भैया बताओ अनबैलेंस फोर्स कितना होगा सर, अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 40, दैट विल बी 20 न्यूटन। टोटल मास कितना है सर, टोटल मास इस पूरे सिस्टम में है 10 kg। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन सर, अनबैलेंस फोर्स हो गया 20, टोटल मास हो गया 10, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारा ये किस डायरेक्शन में होगा सर, ये सिस्टम इधर जा रहा होगा और ये सिस्टम इधर जा रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब मुझे तो सर टेंशंस भी निकालने हैं, तो टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बच्चों, हाउ इट विल बी लुक लाइक, 40 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, यस सर। टेंशन ऊपर लग रहा होगा T1, यस सर। और इसका मास कितना है 4 kg, और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों, ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ लगाता हूं, सो T1 माइनस 40 दैट इज द नेट अनबैलेंस फोर्स, T1 माइनस 40 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2। So what will be the value of T1? T1 comes out to be 48 Newton. This will be the value of T1. G की वैल्यू हम लोगों ने 10 ले रखा है, this will be the value of T1। कोई मुझसे पूछे T2 निकालना है, T2 के लिए क्या करो, हम इस वाले 3 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो जब मैं इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, 30 न्यूटन लग रहा होगा नीचे, यस सर। और T2 लग रहा होगा ऊपर, हाँ सर लग रहा होगा T2 ऊपर, और इसका मास कितना है, इसका मास है 3 kg। और इसमें एक्सीलरेशन कहाँ है सर, वो है नीचे की तरफ, कितना है, लेट अस अज्यूम इट्स वैल्यू विल बी, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं इक्वेशन लगाता हूं, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, T2 या 30 न्यूटन, 30 न्यूटन बड़ा होगा। कैसे पता, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से, सिंस एक्सीलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे होगा। इक्वेशन क्या लगाएंगे, 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2 कम्स आउट टू बी, T2 कम्स आउट टू बी 24 न्यूटन। 24 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ T2। T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया, दैट विल बी अवर आंसर। आंसर हो जाएगा अपने पास सी पार्ट। ठीक है, मूविंग अहेड, डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट हम लोगों ने बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मूविंग अहेड, कंसीडर, अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, स्यूडो फोर्स एज वेल एज स्प्रिंग प्रॉब्लम। स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग प्रॉब्लम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सो कंसीडर कीजिए, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्या बोलता है, एक ब्लॉक है जिसमें यहां पर जो आपको एंगल दे रखा है, द एंगल दैट इज गिवन टू यू, दिस पर्टिकुलर एंगल इज θ1। θ1 इज द एंगल दैट इज गिवन टू अस। और हमसे बोल रहा है कि ये एकदम सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक वेज के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द वेज। इस एक्सीलरेशन को मैं कितना रखूं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन सच दैट ये ब्लॉक जो रहे वो रेस्ट पर रहे। एटलीस्ट ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन सच दैट ये जो ब्लॉक है हमारा वो रेस्ट पर रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे, कोई भी मोशन ना हो विद रिस्पेक्ट टू द वेज, वेज के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर मैं किसी इंसान को इस वेज पर खड़ा कर दूं तो वो बोलेगा कि सर ये रेस्ट पर है, लेकिन अगर किसी को मैं ग्राउंड पर खड़ा करूं वो नहीं बोलेगा सर ये रेस्ट पर है, वो बोलेगा जो वेज का एक्सीलरेशन है वही इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करने जा रहा हूं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो खुद एक्सीलरेट करते हैं। Those frame of reference which are in the acceleration will be known as the non-inertial frame of reference। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। So अगर मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ब्लॉक का, अगर इस इंसान को मैं फोन करके पूछूंगा तो ये इंसान बोलेगा सर एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0, मेरे रिस्पेक्ट में वो वहीं पर रुका हुआ है, आगे मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं ब्लॉक का, हाउ इट विल बी लुक लाइक, सर ये अपना ब्लॉक है, ठीक है, दिस विल बी अ पर्टिकुलर एंगल जहां पर हमें दे रखा है, यस सर। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, यस सर, mg कुछ इधर लग रहा होगा, हाँ। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यस सर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। क्या बन गया फ्री बॉडी डायग्राम? नहीं, एक स्यूडो फोर्स मिसिंग है। क्यों स्यूडो फोर्स लगना है? क्योंकि ये जो पर्सन के रिस्पेक्ट में आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो,
ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो हमें एक सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सीडो फोर्स कहां लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सीडो फोर्स, m इंटू ए इज द एक्सीलरेशन, m इंटू ए इज द फोर्स ऑफ द सीडो फोर्स। सीडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक्सीलरेशन अगर इधर है तो सीडो फोर्स पीछे की तरफ ही लगेगा। अब देख लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? देखिए अगर मैं यहां पर किसके कंपोनेंट करूं, सर ये mg और n तो एक ही डायरेक्शन में है, जो दिक्कत आ रही है वो नॉर्मल रिएक्शन में आ रही है। सो वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए ये एंगल अगर θ1 है, आराम से एनालाइज करना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा सर? θ1 ही हो जाएगा। और अगर ये θ1 है तो ये एंगल कितना होगा सर? 90 माइनस θ1 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन along this direction? It will be comes out to be n1 and multiply by cos 90 minus theta, मतलब sin theta. What will be the component of the normal reaction in vertical direction? So it will be comes out to be n into cos theta. So these are the component of the normal reaction. ठीक है, since ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनता है ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब mg की वैल्यू किसके बराबर होगी? n cos थीटा के बराबर होगी। ma की वैल्यू किसके बराबर होगी? n sin थीटा के बराबर होगी। mg इज इक्वल टू n cos थीटा एंड ma इज इक्वल टू n sin थीटा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, देन tan थीटा कम्स आउट टू बी व्हाट? a डिवाइडेड बाई g, एंड दैट विल बी अवर रिलेशन। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू a बाई जी आ जाएगी, एंड दैट विल बी अवर आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू g tan थीटा विल बी अवर आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक स्प्रिंग का प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर कीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से सिस्टम दे रखा है। क्या दे रखा है सर? ऐसा एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है, ये स्प्रिंग लगी हुई है जिसके साथ 3m का मास अटैच्ड है, एक और मास अटैच्ड है। अभी सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है अगर इक्विलिब्रियम पर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेके आया सीजर और इसको कट कर दिया। मैं लेके आया सीजर और इसको कट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ दीज ब्लॉक ए एंड बी। ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं। देखिए इतना हम लोगों को पता है कि स्प्रिंग में अगर डिफॉर्मेशन है तो फोर्स आएगा। सो व्हाट विल बी द डिफॉर्मेशन? अगर डिफॉर्मेशन कम होगा तो फोर्स कम होगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर कीजिए इस पर्टिकुलर केस में स्प्रिंग मेरा डिफॉर्म होके यहां पर इक्विलिब्रियम पर आया है। अगर मैं आपसे पूछूं स्प्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा होगा राइट नाउ, आप ऐसा एज्यूम करो कि ये दोनों ब्लॉक तो साथ साथ हैं। सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग? स्प्रिंग में नेट फोर्स आएगा 4mg का। 4mg का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, मतलब स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन आया होगा वो 4mg की वजह से आया होगा। हाँ सर, ये बात समझ में आती है। तो स्प्रिंग नीचे हो गई होगी थोड़ी। नाउ अब अगर मैं इसको कट करूंगा, जब मैं इसको कट करूंगा तब क्या होगा? कट करने के बाद टेंशन जो ब्लॉक इस स्ट्रिंग में जो टेंशन था वो खत्म हो जाएगा। टेंशन खत्म हो जाएगा क्योंकि कट करने के बाद ये स्ट्रिंग का संपर्क खत्म हो गया, तो दिस विल बी जीरो। अगर मैं बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो mg लग रहा होगा डाउनवर्ड्स और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहां पर जो टेंशन लग रहा था कट करते ही खत्म हो गया। सो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक? AB कम्स आउट टू बी g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। AB की वैल्यू g के बराबर हो जाएगी क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है ये। सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ लेट्स फिगर आउट ओवर A। A के साथ है थोड़ी ट्रेजेडी, इसको समझते हैं। सर A ब्लॉक ये है, हाँ सर। mg 3mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, यस सर। 3mg का फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड और टेंशन पहले लग रहा था डाउनवर्ड और स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा था 4mg का। ऐसा केस था, टेंशन की वैल्यू थी mg। मैं बात कर रहा हूं बिफोर कटिंग। तो बिफोर कटिंग जो ब्लॉक A के साथ, ये वाले ब्लॉक A के साथ जो केस बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा, 3mg डाउनवर्ड, टेंशन डाउनवर्ड और 4mg ऊपर की तरफ। अभी इक्विलिब्रियम में था, मस्त जिंदगी जी रहा था। बट हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको काट दिया, 3t को, अब क्या होगा सर? अब ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगने लग गया। स्प्रिंग ऊपर खींच रही है इस ब्लॉक को क्योंकि स्प्रिंग पर 4mg का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ब्लॉक नीचे सिर्फ 3mg का फोर्स लगा रहा है। सो व्हाट इज द नेट अनबैलेंस फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा mg के बराबर। mg विल बी द अनबैलेंस फोर्स। इसका मास कितना है? 3m। मतलब अब आप सोचिए ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है mg और इसका मास है 3m। सो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई 3।
आंसर कम्स आउट टू बी mg डिवाइडेड बाई 3m। मास कितना है 3m, सो आंसर कम्स आउट टू बी g बाई 3। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा g बाई 3 अपवर्ड डायरेक्शन, बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा g डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट विल बी अवर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा g बाई 3 एंड g। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था स्प्रिंग बेस्ड पर। आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं, फ्रिक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन ओपन टेस्ट के हैं, तो कुछ ही कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओपन टेस्ट के। हार्डली 10 to 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ओपन टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर कीजिए ये हमारे पास प्रॉब्लम है। क्या बोलता है प्रॉब्लम, इसको देखते हैं। देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ L एंड द सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री with the horizontal. One is very rough, one of them is rough and other is very smooth. ठीक है, smooth है, बढ़िया है। If the body takes twice time as much time to slide down on the rough surface than on the smooth surface. क्या बोलना क्या चाह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर बोलना चाह रहा है लेट अस अज्यूम ये हमारी एकदम स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और ये हमारी है रफ सरफेस। दोनों का एंगल सेम है। लेट अस अज्यूम थीटा इज द एंगल जो कि 45 डिग्री दे रखा है। तो जब मैं किसी बॉडी को यहां से रिलीज करता हूं t इक्वल टू 0 पर, तो वो बॉडी यहां पर पहुंच जाती है स्लाइड करती हुई t इक्वल टू t टाइम पर। लेट अस अज्यूम ts टाइम पर, स्मूथ है तो ts मान लिया। और अगर मैं सेम बॉडी को यहां से रिलीज करता हूं तो वो बॉडी यहां पर पहुंच जाती है। लेट अस अज्यूम t इक्वल टू 0 पर मैंने रिलीज किया तो t इक्वल टू tr टाइम पर वो यहां पहुंच जाती है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टीआर एंड टीएस। तो टीआर की जो वैल्यू दे रखी है, एग्जामिनर ने जो दे रखा है वो दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ टीएस। रफ में ज्यादा समय लगेगा, स्मूथ में कम समय लगेगा। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा इस पर्टिकुलर केस में, तो कैसे करेंगे। अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रफ केस में। अगर मैं प्रॉब्लम देखना चाहूं तो ये हमारा ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा सर। mg साइन थीटा लग रहा होगा डाउनवर्ड, हाँ सर लग रहा होगा। mg cos थीटा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यस सर। विच इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, यस सर। जब ये नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो व्हाट इज द नेट अनबैलेंस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, इट विल बी mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन के बराबर, दैट इज mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज mg cos थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द नेट अनबैलेंस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। ये नेट अनबैलेंस फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन की वैल्यू होगी। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना आएगा इस पर्टिकुलर केस में, सो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी g साइन थीटा माइनस का म्यू जी cos थीटा, म्यू जी cos थीटा। ठीक है, मैं एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ए आर रफ केस में कितना एक्सीलरेशन आएगा, दैट विल बी g 1/√2 माइनस म्यू जी 1/√2। मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं g बाई √2 1 माइनस म्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, ए रफ की वैल्यू ये आ जाएगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए रफ। ठीक है सर। अब अगर मैं पूछूं ए स्मूथ कितना आएगा सर, वो तो g साइन थीटा आएगा। मतलब अगर मैं as की वैल्यू पूछूंगा, दैट विल बी g साइन थीटा, दैट इज g बाई √2। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन, हम लोगों ने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है इस केस में, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज टू। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही बॉडी ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बट डिफरेंट टाइम में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। इनिशियल वेलोसिटी इन ऑल द केसेस इज 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट्स फिगर इट आउट। मुझे टाइम निकालना है तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट विल बी कम्स आउट टू बी, s की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अलोंग द प्लेन u हो गया 0। मतलब जो t होगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से अगर t की वैल्यू निकालेंगे t स्क्वायर विल बी 2s डिवाइडेड बाई a। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ t। दोनों के केस में a सेम है। मतलब अगर मैं पूछूं t रफ कितना होगा, t स्क्वायर रफ कितना होगा, दैट विल बी 2s डिवाइडेड बाई ar।
और अगर मैं पूछूं टी स्मूथ कितना होगा, टी स्मूथ का स्क्वायर होगा डेट इज 2s डिवाइडेड बाई as। These are the equation। अब मुझे रफ का टाइम पता है कितना है, ट्वाइस टाइम्स, मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ ts स्क्वायर इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई ar, which is also equal to ts square will be equal to 2s divided by as। मैं यहां से अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, ts स्क्वायर लुढ़क गया, 2s लुढ़क गया, so what will be our equation? 4 divided by 1 will be equal to as divided by ar। as चला जाएगा ऊपर, as divided by ar, this will be our equation। अब बस मैं as ar की वैल्यू रखूंगा, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एंड दैट विल बी अवर आंसर। So our answer comes out to be 0.75 will be the right answer। Again lengthy question है, we cannot do anything, so this will be the approach। approach समझ में आना चाहिए, how we are going to calculate it। Moving ahead, consider another problem जो क्या बोल रहा है, calculate the acceleration of the block and the trolley system as shown in the figure। The coefficient of the kinetic friction between the trolley and the surface will be 0.05। ठीक है, मतलब हमें यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, म्यू इक्वल टू 0.05। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज गिवन टू अस, एंड एग्जामिनर इज आस्किंग यू व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना है तो बहुत इजी है, लेट्स फिगर इट आउट। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अनबैलेंस फोर्स कैलकुलेट करना है। सर इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 20 न्यूटन का डाउनवर्ड, जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा, और ट्रॉली 100 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लगा रही होगी, और जिसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी 100 न्यूटन आ रही होगी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा, सर पीछे की तरफ लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, सर म्यू कितना है, 0.05 मल्टीप्लाई बाई एन, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब सोचो 20 न्यूटन को 5 न्यूटन रोक नहीं पाएगा, इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, सो व्हाट विल बी द अनबैलेंस फोर्स, 20 माइनस 5 दैट इज 15 न्यूटन, और टोटल मास कितना हो जाएगा 12 kg। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, 15 डिवाइडेड बाई 12, 15 डिवाइडेड बाई 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, a box of mass 5 kg is pulled by a cord along up the frictional plane inclined at an angle 30 degree with the horizontal। The tension in the cord is 30 Newton। What will be the acceleration? क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। एक बॉक्स है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, कंसीडर कीजिए दिस एंगल इज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है बच्चों जिसका मास है 5 kg। सो दिस विल बी अवर बॉक्स जिसका मास कितना है बच्चों 5 kg। मैं क्या कर रहा हूं, इसे कॉर्ड की मदद से ऊपर खींच रहा हूं अलोंग द प्लेन, और जिसमें टेंशन कितना है बच्चों 30 न्यूटन इज द टेंशन। एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। ट्राई करते हैं कैसे निकालें इसको। सर देखिए अगर मैं mg sin थीटा, मुझे पता है यहां पर mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, mg sin थीटा, थीटा दे रखा है 30 डिग्री और mg की वैल्यू है 50, सो 50 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 दैट विल बी कम्स आउट टू बी 25 न्यूटन का फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, हम लगा कितना रहे हैं 30 न्यूटन, सो व्हाट विल बी द नेट अनबैलेंस फोर्स, 30 माइनस 25 दैट विल बी कम्स आउट टू बी 5 न्यूटन। तो अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। टोटल मास कितना है बच्चों, मास है 5 kg, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, आंसर कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप, अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा करके अपन बोल सकते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी अवर राइट आंसर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंसीडर कीजिए calculate the maximum acceleration of the moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary if the coefficient of the static friction। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, इस तरीके के क्वेश्चन नीट में बने हैं बार बार। देखते हैं, लेट अस अज्यूम हम लोग एक ट्रक मान लीजिए, दिस विल बी अवर ट्रक, ठीक है, इसकी सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, दिस विल बी द सरफेस, एंड इनके बीच में रफनेस है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सच दैट ये बॉडी रेस्ट की रेस्ट पर ही रहे, ये बॉडी रेस्ट की रेस्ट पर है, रेस्ट की रेस्ट पर रहने का मतलब ट्रक और बॉडी के बीच में कोई भी स्लिपिंग ना हो, मतलब अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा है उसको लगेगा ये बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, ठीक है।
अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम? सर अगर इनके बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है और एक इंसान अगर ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, तो वो पर्सन क्या बोलेगा? सर जो ट्रक का एक्सीलरेशन है वही ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो ट्रक और ब्लॉक के एक्सीलरेशन सेम होने वाले हैं। अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं होगा क्या? सर mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, यस सर। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड, यस सर। ठीक है, और इसमें एक्सीलरेशन कहां आ रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो ट्रक का एक्सीलरेशन है वही यहां आ रहा है। अब सोचिए इसको कौन चलाएगा? कौन इस ब्लॉक को आगे चला सकता है? सर फ्रिक्शन चला सकता है। ट्रक इस ब्लॉक से बोल रहा होगा मेरे साथ चलो, मतलब आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक पर। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी दिस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना है? तो वो एक्सीलरेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप एक्सीलरेशन बढ़ाते रहोगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बट हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम? 0.15। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.15 मल्टीप्लाई बाई एन कितना है? यहां पर मास कितना है बॉडी का? नॉट गिवन, लेट अस अज्यूम इट इज mg ओनली। यही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है सर? m इंटू ए का फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। m ने m को m से मार दिया। सर a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू आएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट विल बी अवर राइट आंसर। एक्सीलरेशन कितना होगा? सर इससे ज्यादा अगर ट्रक ने एक्सीलरेशन किया तो स्लिपिंग हो जाएगी, इससे कम एक्सीलरेशन करेगा तो सेफ रहेगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट विल बी अवर राइट आंसर। सो होप आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस की है, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी समझे हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे अबाउट द ओपन टेस्ट। ओपन टेस्ट में इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन टेस्ट का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और ओपन टेस्ट पर जाइए, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पर जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए डू सब्सक्राइब एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। थैंक यू।